अमेरिका में शिप्स के माध्यम से अफ्रीकन सिटीजन्स को स्लेव यानी गुलाम बनाकर लाया जाता था। स्लेव्स को खरीदकर शिप में सबसे पहले उनके नामों को बदल दिया जाता था। आमतौर पर गुलामों को उनके मालिकों या यूरोपियन इन्वेडर्स के नाम का चयन करने के लिए कहा जाता था। कुछ गुलामों को उनके मालिकों के रिलीजन से रिलेटेड नाम दिए जाते थे, जिनमें मैरी, जोसेफ या मोसेस शामिल था। कभी कभी गुलामों को उनके शारीरिक विशेषताओं को व्यक्त करने वाले नाम दिए जाते थे, जैसे बिग टॉम या ब्लैक स्मिथ। इस नाम बदलने की प्रक्रिया को मानवीकरण प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया था, क्योंकि गुलामों को एक मानव के रूप में नहीं बल्कि वस्तुओं के रूप में देखा जाता था। गुलामों का नाम बदलने से उनकी व्यक्तिगत और सांस्कृतिक पहचान पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो जाती थी। दुर्लभ ही कभी गुलामी से मुक्ति प्राप्त होने के बाद जब किसी गुलाम को उसके मालिक द्वारा दिए गए नाम से पुकारा जाता था तो उसे आज़ाद न होने का एहसास होता था। उस नाम को सुनते ही गुलामी के समय हुए उनके ऊपर अत्याचार और अपमान का उन्हें स्मरण हो आता था। बिल्कुल ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने जिन जिन देशों पर शासन किया उसका नाम बदल दिया, और आज़ादी मिलने के बाद कई देशों ने ब्रिटिशर्स द्वारा दिए गए नाम को हटाकर पुनः अपने पुराने नाम को अपनाया। जैसे ईरान के लोगों ने पर्शिया नाम को हटाकर ईरान रखा, ऐसे ही सियाम को हटाकर थाईलैंड, द इरिश फ्री स्टेट को हटाकर आयरलैंड, हॉलैंड से नीदरलैंड्स। म्यांमार के लोगों ने बर्मा, जो ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया नाम था, उसे हटाकर फिर से म्यांमार रखा। और हाँ, जब म्यांमार ने अपने पुराने नाम को फिर से रखा तो जापान, यूएन, फ्रांस जैसे देशों ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन वहीं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने इस बात को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। और ऐसे ही श्रीलंका ने आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स द्वारा दिए गए नाम को हटाकर फिर से श्रीलंका रख दिया। और 2011 में वो सारे रेफरेंसेस जो देश का नाम सीलोन बताते थे उन्हें रिमूव कर दिया। आफ्टर रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की इन 1993, डेमोक्रेटिक कंपूशिया, जो कम्युनिस्ट शासन द्वारा थोपा हुआ नाम था, जिसे हटाकर डेमोक्रेटिक कंपूशिया से फिर कंबोडिया रखा गया। और आपको जानकर गर्व होगा कि कंबोडिया का नाम भारत के एक प्राचीन ऋषि के नाम पर पड़ा था। दरअसल कंबुज ऋषि तमिलनाडु से कंबोडिया गए और वहीं बस गए। उन्हीं के नाम कंबुज से कंबोडिया आया। खैर, इन सभी देशों ने अपना नाम वापस से रख लिया, लेकिन भारत अभी भी इंडिया नाम के साथ चल रहा है। अब सवाल ये पूछना पड़ रहा है कि क्या इंडिया से पहले इस देश का कोई अस्तित्व था भी या नहीं। कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत। मुझे इंडिया से दिक्कत नहीं है, पर भारत मेरी पहली मोहब्बत है। ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों को बोला, ये इंडिया कहानी है। इसे इंडिया शब्द इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अलंकृत भारत के एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि हमारे देश का नाम क्या है और क्यों यही नाम है, इस बात को सिद्ध करिए, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, ये बात मुझे आप कमेंट में बताइए कि आप क्या करेंगे। खैर, इस बात पर कई लोग कॉन्स्टिट्यूशन खोल दे रहे हैं और उसमें आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स ये दिखा दे रहे हैं। क्या इससे ये सिद्ध हो जाता है कि हमारे देश का नाम यही है? और क्यों है? यदि संविधान नहीं होता तो हम क्या दिखाते? तो हमारे देश का नाम क्या होता? या संविधान से पहले इस देश का नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन के पहले से इस देश का भारत राष्ट्र के रूप में अनादिकाल से अस्तित्व था, है और हमेशा रहेगा। तो देश का नाम कॉन्स्टिट्यूशन से प्रूव कर देना ये पूर्ण नहीं है। दैट इज़ इनकम्प्लीट। वाई? Because what does the Indian Constitution say? Constitution of India defines a rule on which public life is and should be conducted in India. It's very clearly a rule book. There is something called the nation, the Bharatiya nation, Bharat Rashtra, which goes far beyond the Constitution.
द भारतीय नेशन और इंडियन नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड इन 1950। तो इसलिए देश का नाम कॉन्स्टिट्यूशन से सिद्ध कर देना पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्र अनादिकाल से है। सबसे पहले मैं आपको आर्कियोलॉजिकल प्रूफ दूंगा जिसमें ये लिखा है कि हमारे देश का नाम क्या है, लेकिन उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पर थोड़ा और बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में जहाँ इंडिया दैट इज़ भारत लिखा हुआ है, जब ये चीज़ लिखा जा रहा था इंडिया दैट इज़ भारत यानी इंडिया जो कि भारत है, उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत डिबेट हुई इस बात पर। उसमें भारत नाम के समर्थन में सेठ गोविंद दास, हरि विष्णु कामठ और हरि गोविंद पंत थे। इन लोगों ने कहा कि इंडिया दैट इज़ भारत ना करके भारत दैट इज़ इंडिया कर दिया जाए। क्योंकि एक एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए कि मान लीजिए एक कुत्ता है, उसे नाम दे दिया जाए डफर, और मैं ऐसा कहूँ कि डफर दैट इज़ डॉग, तो मैंने जीव की जो मूल प्रकृति है उसकी हत्या कर दी। अब वो एक कुत्ता नहीं, पहले वो एक डफर है, पहले वो डफर है फिर कुत्ता है। ऐसे ही मान लीजिए कहीं कोई बुजुर्ग महिला है और वो नौकर है, तो उसे यदि ऐसे कहा जाए नौकर जो कि एक बुजुर्ग महिला है, तो यहाँ पर पहले वो एक नौकर है और इसके कारण उसकी जो वृद्ध अवस्था है उससे कोई सम्मान नहीं देगा, क्योंकि पहले वो एक नौकर है। उसकी वृद्धावस्था को कवर अप कर दिया गया एक तरीके से। तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि इंडिया दैट इज़ भारत यदि ऐसा रखना ही है तो भारत दैट इज़ इंडिया कर दिया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। बात यहाँ तक आई कि इंडिया दैट इज़ भारत मीन्स इंडिया दैट इज़ नॉट हिंदुस्तान। ऐसी चर्चा हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उन लोगों ने कहा कि इंडिया दैट इज़ भारत दैट इज़ हिंदुस्तान दैट इज़ आर्यावर्त ऐसा भी कर दिया जाए, लेकिन ये भी नहीं हुआ। और इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट ऐसा लिख दिया गया। लेकिन अभी जैसा पहले मैंने कहा कि राष्ट्र जो कि संविधान से पहले से है, ये बहुत प्राचीन है, और राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत बड़ी है। संविधान और राष्ट्र का आपस में कोई मेल नहीं है अनटिल एंड अनलेस यदि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन हो कि कंट्री एक नेशन है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज़ नॉट अ नेशन। संविधान में भारत को कहीं राष्ट्र नहीं लिखा गया है, इसको यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो भी बहुत अच्छा है, किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इंडिया नेशन नहीं है फिर भी हमारे पास नेशनल फ्लावर है। इंडिया नेशन नहीं है फिर भी हमारे पास नेशनल एनिमल है। बड़ी विचित्र बात है। लोग सोचेंगे कि जब नेशन ही नहीं तो नेशनल एंथम कैसा, जब राष्ट्र ही नहीं तो राष्ट्रगीत किसके लिए। भारत राष्ट्र दिखाई नहीं देता है लेकिन उसका अस्तित्व है। तो देश का नाम क्या है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन खोल देना इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरी टाइम। वी हैव द टर्म नेशन फॉर दैट। अब आते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर। ये एक इंस्क्रिप्शन है, आप चाहें तो जा करके भी इसको देख सकते हैं। 1st सेंचुरी BC में कलिंग जो अब उड़ीसा कहलाता है, वहाँ पर हाथी गुम्फा के इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं जो महाराजा खारवेल के हैं। उन इंस्क्रिप्शंस में अपने देश का जो नाम लिखा हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे यह सुनकर कि वहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है वो है भारतवर्ष। ये अभिलेख संस्कृत भाषा में और प्राकृत लिपि में लिखा गया है, और यही एक अभिलेख नहीं है जो देश का नाम भारत बताता है। अशोक के स्तंभ पर भी भारत और आर्यवर्त लिखा हुआ है जो सारनाथ में है, और उस समय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। और कई लोग इस बात का लोहा मान रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया शब्द का प्रयोग एक बार नहीं बल्कि कई बार किया गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इत्यादि। लेकिन जब इन्हें ये दिखाना होता है कि भारत का नाम वेदों में और पुराणों में कितनी बार है, वो ये आपको नहीं दिखाते, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में दास राज्य युद्ध के राजा सुदास के वंशजों को और सेनाओं को भारतों कह के संबोधित किया गया है। जिस प्रकार महाभारत में संबोधन है कौरवों और पांडवों का, उसी प्रकार से दास राज्य युद्ध में भारतों कह के संबोधित किया गया है। अब आते हैं पुराणों की तरफ। विष्णु पुराण के अंश 2 के अध्याय 1 का 32वां श्लोक, ततश्च भारतम वर्षमेत लोकेषु गीयते भारताय यतः पित्रा दत्तम प्रातिष्ठता वनम। इस श्लोक का मतलब है कि जब भगवान ऋषभदेव ने अपने राज्य को भरत जी को सौंपा, तब से इस देश का नाम भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे ही भागवत पुराण के अध्याय 4 में श्लोक है, येषाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः श्रेष्ठ गुणः
आसीद येनेदम वर्षम भारत मिति व्यपदिशन्ति। इस श्लोक का मतलब है कि जब भगवान ऋषभ देव को अपनी कर्म भूमि अजनाभ वर्ष में 100 पुत्र प्राप्त हुए, तो उनमें से अपने ज्येष्ठ पुत्र को जब उन्होंने राज्य सौंपा, तब से इस देश का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार महाभारत के आदि पर्व में दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 96 में लिखा है, शकुन्तल्याम दुष्यंतद भरतश्चपि जज्जीवान यस्य लोके नामेदम प्रपितम भारम कुलम। अर्थात जब कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला ने भरत नाम के पुत्र को जन्म दिया, तब से इस संसार में इस देश का नाम भारतवर्ष से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, ऐसे एक बार नहीं कई बार मेंशन किया गया है अपने देश के नाम को। आइए एक और देख लेते हैं। विष्णु पुराण के दूसरे खंड के तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। इस श्लोक का मतलब है कि देवता यही गान करते रहते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग के मध्य बसे इस भारत भूमि में जिस पुरुष ने जन्म लिया है, वो पुरुष हम देवताओं से भी ज़्यादा धन्य है। ऐसे ही कुर्म पुराण के पूर्व भाग के अध्याय नंबर 47 श्लोक नंबर 21 में भारतेषु स्त्रिया पुरुषा नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। अर्थात भारत के स्त्री और पुरुष भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और भिन्न भिन्न देवताओं की अर्चना करते हैं। और एक और चीज़ है जो हम सब लोगों को पता है, हम सब लोग किसी भी पूजा को कराने से पहले जो मंत्र बोलते हैं, जो संकल्प पाठ बोलते हैं, उसमें भी अपने देश का नाम है। और ये संकल्प पाठ अनादिकाल से है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्यया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय अपरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे भुवर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते कदेशांतर्गते। तो यदि कंट्रोल F करें तो 900 बार नहीं बल्कि 9000 बार आपको भारत का नाम अपने पुराणों में, अपने वेदों में मिल जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि देश का नाम भारत है और अनादिकाल से इस देश का यही नाम है। हाँ, इसके साथ कई नाम और हैं जो वैदिक काल जितने ही पुराने हैं, जैसे आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, क्यागर। तो आशा है कि अब राष्ट्र का नाम क्लियर करने के लिए अब कोई हमेशा संविधान नहीं खोलेगा। दोस्तों, संविधान वही लोग खोलते हैं जिन्हें ये प्रूव कराना होता है कि इस देश का नाम इंडिया है, लेकिन ये इंडिया राष्ट्र नहीं है बल्कि भारत राष्ट्र है। और इसीलिए उन्हें ये प्रूव करना पड़ता है कि इंडिया दैट इज़ भारत, लेकिन हमें ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि भारत दैट इज़ हिंदुस्तान, भारत दैट इज़ आर्यवर्त। हमें ऐसा प्रूफ नहीं करना पड़ता। और कई लोग खुद को बुद्धिजीवी मानते हुए ये कह रहे हैं कि जब इंग्लिश में लिखा जाएगा तो इसे इंडिया लिखा जाएगा और जब हिंदी में लिखा जाएगा तो भारत लिखा जाएगा। और इस बात के लिए वो फिर संविधान को ही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में भारत का संविधान बोला जाता है। इसीलिए जब इंडिया इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में जब लिखेंगे तो इसे भारत कहेंगे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम है ध्रुव, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। उस बायोग्राफी में उसने लिखा कि मेरा नाम ध्रुव है, लोग मुझे ध्रुव कह के बुलाते हैं। अब जब इस बायोग्राफी का इंग्लिश वर्जन आएगा तो क्या उसमें ऐसे लिखा रहेगा कि माई नेम इज़ पोल, पीपल कॉल मी पोल? अजीब बात है। खैर, इन लोगों का कहना है कि यदि भारत इंग्लिश में लिखा जाएगा तो उसे कई लोग नहीं प्रोनाउंसिएट कर पाएंगे, वो भरत बोल देंगे इसको। तो उन लोगों को ये बात नहीं पता है कि भरत जो है वो भारत का रूट वर्ड है, जिसका मतलब है भाया रताम इति भारत। भा का मतलब है लाइट ऑफ नॉलेज और रत का मतलब है समर्पित, डेडिकेटेड या लीन, जो ज्ञान के लिए समर्पित है, वो भारत है। और यदि हम अपने संकल्प पाठ को पढ़ें तो उसमें भी जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे, भारतखंडे नहीं। वैसे इसका एक और अल्टरनेटिव है कि हम लोग BHAARAT कर देंगे। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही लोग एक और झूठ को प्रसारित कर रहे हैं जो कि इस देश के नाम को लेकर है। वो ये कह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी आजकल के राजनीतिक कारणों से उत्पन्न हुई है, लेकिन यदि ये कोई विवाद का मुद्दा नहीं था, ये एक नया मुद्दा है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आर्टिकल 1 के दौरान इस पर विवाद क्यों हो रहा था? मतलब ये कोई नया मुद्दा नहीं है बल्कि बहुत पुराना मुद्दा है, क्योंकि 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली गई थी देश के नाम को बदलने के लिए, मतलब 8 साल पहले। इसके बाद फिर से 2020 में एक और पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में ही कि इस देश का नाम इंडिया से भारत कर दिया जाए, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के मना कर दिया कि दोनों ही नाम, इंडिया और भारत दोनों ही नाम कॉन्स्टिट्यूशन में उपलब्ध हैं।
तो जब दोनों ही नाम कॉन्स्टिट्यूशन में है तो भारत नाम का उपयोग करने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसा कि G20 समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत और प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। और कई लोग इस बात के लिए भी गुमराह कर रहे हैं कि इंडिया का नाम वेदों जितना ही पुराना है, और इस बात को मैनिपुलेट करने के लिए वो लोग ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त के 8वें श्लोक को बता रहे हैं। अष्टौ वक्षत कुभः पृथिव्यास्त्री धन्व योजना सप्त सिंधुन हिरण्याक्ष सविता देवा आगा ददाध रत्ना दासुसे वार्याणी। दोस्तों, इस श्लोक में सप्त सिंधु यानी 7 रिवर्स को पर्शियन का हप्त हिंदू और ग्रीक का इंडस रिवर इससे रिलेट कराते हुए और फिर उसमें सफिक्स जो कि मिडिल ईस्ट का जो सफिक्स है स्थान उसको ऐड करा दिया जा रहा है और हिंदुस्तान पे चले आ रहे हैं। देखा आपने किस तरीके से मैनिपुलेशन हुआ यहाँ पर कि इंडिया को ऋग्वेद में दिखाने के लिए इतनी जद्दोजहद करने के बाद हिंदुस्तान पर चले आए। दोस्तों, ये लोग इंडिया नाम को ऋग्वेद में दिखाने के लिए इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि पारसी, हप्त हिंदू, डरायस, ग्रीक्स, हेरोडोटस इन सभी का रेफरेंसेस दे देंगे। इस देश को लूसियन ने क्या कहा था, मेगास्थनीज ने क्या कहा, हेरोडोटस ने क्या बोला, सेल्यूकस ने क्या बोला, सब बता देंगे। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इस देश को प्रभु श्री राम ने क्या बोला, इस देश को महावीर ने क्या बोला, गौतम बुद्ध ने क्या बोला, कृष्ण ने क्या बोला, चाणक्य ने क्या बोला। दोस्तों, कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति हप्त हिंदू नहीं, ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति इंडिया नहीं, ग्लानिर्भवति भारत। तो जो कृष्ण ने कहा है हम उसे प्राथमिकता देंगे, ना कि लूसियन ने या मेगास्थनीज ने क्या कहा उस पर विचार करेंगे। दोस्तों, हिंद, हिंदू और हिंदुस्तान ये पर्शियन से निकला और इंडिया ग्रीक से निकला। और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि ये इंडिया नाम विदेशियों ने नहीं दिया है, ये नाम ओरिजिनेट हुआ है भारत में। और यदि भाषा की प्राचीनता पर विचार करें तो पर्शियन और ग्रीक से संस्कृत कहीं ज़्यादा पुराना है। अब आते हैं उस श्लोक पर जिस श्लोक में इंडिया नाम को दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये श्लोक ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त के 8वां श्लोक है। अष्टौ वक्षत कुभः पृथिव्यास्त्री धन्व योजना सप्त सिंधुर हिरण्याक्ष सविता देवा आगा दधद रत्ना दासुसे वार्याणी। श्लोक का मतलब है कि उसने पृथ्वी के 8 शिखरों को प्रकाशित किया हुआ है। पहला जिसमें 3 जुड़े हुए रेगिस्तान हैं और दूसरा जिसमें 7 नदियां हैं। ये 7 और 3 जुड़े हुए रेगिस्तान 8, इन 8 शिखरों को उसने प्रकाशित किया हुआ है। स्वर्ण नेत्रों वाली देवी सावित्री जो कि दानियों को उनके मनचाहा वरदान देती हैं। यहाँ पे कहाँ बात हो रहा है कि अपने देश का नाम सप्त सिंधु होगा या सप्त सिंधु से हमारे देश को पहचाना जाएगा। यहाँ पर देश का क्या नाम होगा इस पर चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर एक वर्णन है। आइए देखते हैं इसके पहले और जस्ट बाद के श्लोक में क्या लिखा है। ऋग्वेद का प्रथम मंडल सूक्त 35 और 7वां श्लोक। द परफेक्ट ब्यूटीफुल विंग्ड डीपली पेनेट्रेटिंग असुरा द परफेक्ट लीडर रिवील्ड द मिडिल वर्ड वेयर नाउ इज सूर्या हु परसीव टू विच हेवन हैज हिज रेज एक्सटेंडेड। यहाँ पर एक असुर और देवी सावित्री के बीच सूर्य से संबंधित विवाद हो रहा है। इसके बाद आता है 8वां श्लोक जिसमें लिखा है कि ही रिवील्ड द 8 समिट्स ऑफ द अर्थ 3 yoked desert 7 rivers the golden eyed god Savitri has came giving to the giver desirable riches and ecstasies। दोस्तों, इन दोनों श्लोकों का जो अर्थ है वो कुछ इस प्रकार है कि बहुत सुंदर पंखों वाला एक असुर आकर बड़े क्रोध में ये कहता है कि अब सूर्य कहाँ है, किसने जान लिया कि उसकी किरणें पता नहीं कौन से स्वर्ग तक पहुँची हुई हैं। असुर के ऐसा कहने पर स्वर्ण नेत्रों वाली देवी सावित्री आती हैं जो दानियों को मनचाहा वरदान देती हैं। वो आकर कहती हैं उसने पृथ्वी के 8 शिखरों को प्रकाशित किया हुआ है। उसने यानी सूर्य ने पृथ्वी के 8 शिखरों को प्रकाशित किया हुआ है जिसमें 3 जुड़े हुए रेगिस्तान हैं और 7 नदियां हैं, सप्त सिंधु। इसके बाद वाले श्लोक में क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। अगला श्लोक मंडल 1 35वां सूक्त 9वां श्लोक। द गोल्डन हैंडेड ऑल सीइंग सावित्री इज मूव्ड बिटवीन बोथ हेवन एंड अर्थ He drives away grief, carries the sun, goes by the dark midward to heaven। इसका मतलब है कि स्वर्ण हाथों वाली, सर्व दर्शन वाली देवी सावित्री स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य घूमती हैं और कहती हैं कि वह यानी कि सूर्य दुखों को दूर करता है, अपने साथ ले जाता है और अंधेरे
मध्य लोक से गुजरता हुआ स्वर्ग की ओर जाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर देश को लेकर के कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही है जिससे ये डिफाइन हो कि हमारे भारत की ज्योग्राफी क्या है। ये सप्त सिंधु से हमारे भारत की जो ज्योग्राफी है, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। जिस प्रकार वायु पुराण और विष्णु पुराण में होती है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्री चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नामम भारती यत् सन्ति, मतलब हिमालय के दक्षिण में समुद्र और समुद्र के उत्तर में हिमालय और बीच में जो भूभाग है वो भारत है, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इसकी संतान है, भारती यत् संतति। ऐसे यहाँ पे सप्त सिंधु को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। और दोस्तों, वायु पुराण का जो ये श्लोक है, ये श्लोक अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से इंस्पायर्ड है। दोस्तों, यदि इंडिया पर ध्यान दें तो ये हमें सीमित करता है, छोटा करता है। इसमें अंग्रेजों की भी मंशा रही थी कि तुम लोगों की सीमा केवल सिंधु नदी तक ही है, जबकि हमारा बॉर्डर ईरान तक जाता था। इंडिया नाम हमारे संकीर्ण होने का बोध कराता है, जो हमारे स्वाभिमान और आत्मविश्वास को कम करता है। वहीं जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, भारतवर्ष हमारे सीमा को बढ़ाता है। अब मान लीजिए, भगवान ना करें, लेकिन हाइपोथेटिकली यदि भारत से गुजरात अलग हो जाए या गोवा हट जाए तो क्या इसका स्वरूप बिगड़ नहीं जाएगा? क्या ये अब भी वही भारत है जिसमें गुजरात और गोवा भी था? और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश को लेफ्ट और राइट दोनों साइड से काटकर इसका स्वरूप बिगाड़ दिया गया था। और इतिहास में जाएं तो ऐसे कई बार हुआ जब नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और श्रीलंका सब कट के अलग हो गए। ऐसे में एक भारत नाम ही है जो हमें हमारी ज्योग्राफिकल विरासत की याद दिलाता है। ठीक वैसे ही जैसे सोवियत संघ बोलने पर अनडिवाइडेड रशिया का बड़ा स्वरूप याद आता है, भारत नाम केवल हमें ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपनी ऐतिहासिक ज्योग्राफिकल विरासत और प्राचीन संस्कृति का बोध कराता है। एक श्लोक है, भाया रताम इति भारतम। इसका मतलब है जो ज्ञान के लिए समर्पित है वो भारत है, यही भारत राष्ट्र है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप देख रहे हैं अलंकृत भारत। मेरा नाम है प्रभात तिवारी। सब्सक्राइब करिए अलंकृत भारत को। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।